ज्यों ही उस स्थान से लेखिका की जीप थोड़ा और आगे बढ़ी, उसने देखा एक स्थान पर लिखा था थिंक ग्रीन। वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सब कुछ सामने था, लगातार बहते झरने, पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी, सामने धुंध और ऊपर आसमान में बादल। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि लेखिका का अस्तित्व भी इसी वातावरण के साथ बह रहा हो। लेखिका को लग रहा था कि जैसे उसके भीतर बाहर सब कुछ एकाकार हो गया हो और उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई हो। अचानक लेखिका का मोहक इंद्रजाल टूट गया जब उसने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही हैं। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही है। तब वहीं खड़े कर्मचारी ने लेखिका को बताया कि ये पहाड़ी ने जो है वो रास्ते को चौड़ा करने का काम कर रही हैं, और कई बार जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है और उनके टुकड़े यहाँ वहाँ गिरते हैं तो उस समय कई बार काम करते किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या कोई ना कोई जानलेवा हादसा घट जाता है। तब लेखिका को लगा कि ये लोग कितने खतरे में काम करते हैं। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इस चीज़ का लेखिका को बड़ी गहराई से एहसास हो रहा था। लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन ने जब उसे दुखी देखा तो वो कहने लगे कि ये देश की आम जनता है, इसे ये लोग कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इस तरीके के दृश्य अवश्य देखने को मिलेंगे जहाँ गरीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हों। लेखिका मन ही मन सोचती है कि ये लोग समाज को कितना कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी समाज इन्हें बदले में क्या देता है? कुछ नहीं। इस कठिन स्थिति में भी ये लोग खिलखिलाते हुए अपना कार्य करते हैं। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे स्कूली बच्चे मिले जो गाड़ी को देखकर उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल ही नहीं जाते, स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करवाते हैं। कुछ बच्चे मवेशी चलाते हैं और कुछ बच्चे लकड़ियाँ ढोने का काम भी करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ता तंग होता जा रहा था और जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे, गाड़ी धीरे चलाएं। तब लेखिका को लग रहा था कि यहाँ पर सड़कें बनाने का काम भी बड़ी आसानी से तो नहीं हुआ होगा। काफ़ी लोगों ने जान जोखिम में डालकर इस कार्य को किया होगा। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि शाम के समय चाय के बागानों में कुछ सिक्किमी युवतियाँ अपना पारंपरिक परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उस पारंपरिक परिधान को बोकू कहा जाता है। तो उनके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका खुशी से चीख उठी। युमथांग पहुंचने से पहले उन लोगों ने थोड़ी देर लायुंग रुकने का निश्चय किया। लायुंग में लकड़ी के छोटे छोटे बने हुए घर थे। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही हो। इस सफ़र ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होते ही जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की साथी मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, लेकिन वहाँ बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। तो बर्फ़ देखने की इच्छा से उन्हें लगा कि कटाव जाना चाहिए। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि लगातार प्रदूषण के कारण यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया है। यदि आप कटाव जाओ तो वहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लेखिका को अच्छा लगा ये देखकर कि इसे टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जब पर्यटक ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर सौंदर्य निहारने जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी भी फैला कर आते हैं, और यही कारण है कि ये प्राकृतिक स्थल जो है अपनी शोभा को खो बैठते हैं। तो उसे लगा कि यहाँ पर किसी दुकान का ना होना बहुत अच्छी बात है। जितेन ने फिर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो लायुंग से कटाव का सफ़र लगभग 2 घंटे का था। जितेन अपने अंदाज से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि सब तरफ वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। ज़रा सी भी असावधानी होने पर दुर्घटना घट सकती थी। मणि कहने लगी कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर स्थान है। चारों तरफ बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ थे और
पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे मानो चारों तरफ चांदी ही चांदी फैली हुई हो। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी और बर्फ़ को देखकर सब झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ़ पर चलने को हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ़ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सब लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण में आनंद ही आनंद समाया हुआ है। लेखिका को इस वातावरण को देखकर लग रहा था कि यहाँ की शांति और असीम सौंदर्य को देखकर ही ऋषि मुनियों ने यहाँ रहकर वेदों की रचना की होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को तो यदि कोई अपराधी भी देख ले तब भी वो आध्यात्मिक हो जाए। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी और वो कहने लगी कि ये हिमशिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। इस तरीके से नदियों और हिमशिखरों का तो हम पर ऋण है।